क्या एक ही इंसान के पास सारी पावर होना चाहिए या सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए डिसाइड करने का? इमेजिन करो, अगर तुम्हारे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो डिसीजन ले, रूल्स भी वो बनाए, मार्क्स भी वो दे और पनिशमेंट भी वही डिसाइड करे, तो क्या तुम सब खुश रहोगे? नहीं ना। तो सोचो एक देश में क्या होगा अगर पावर शेयर नहीं होगा। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर बिहार बोर्ड की तरफ से। चैप्टर का नाम सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम यूट्यूब का, बिहार का इंग्लिश मीडियम का यह पहला चैनल जो सिर्फ 10th इंग्लिश मीडियम कंप्लीटली बेस्ड है। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम और आपका है बिहार बोर्ड, तो इस चैनल को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल से पिछले 2 साल से चीज़ें कराए जा रहे हैं। आप रिजल्ट शॉर्ट वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। स्टेट रैंक 6 और बहुत 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 सारे आए हैं। अगर आप बिल्कुल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने लोग आएंगे उतने सारी चीज़ें आने वाला है। वैसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, एग्जाम तक आएंगे। अगर फिर भी आप न्यू हैं तो फटाफट से चैप्टर नंबर 1, अगर आपने NCERT पढ़ रखा है, SCERT हम लोग कवर कर रहे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जो अभी चल रहा है, फिर ज्योग्राफी बहुत हद तक कंप्लीट कर रखें। अपकमिंग वीडियोज़ में हमारा हिस्ट्री भी कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। बस आप अपने ईयरफोन को लगाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुनते चलिए, कहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहाँ सब्जेक्टिव बनेगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जितना मैंने करा दिया। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग NCERT से थोड़ा सा डिफरेंट है, चीज़ें भी और सारी चीज़ें भी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, द लोएस्ट लेवल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर will be arranged of local self governments. We also take look at पंचायत राज सिस्टम इन बिहार। बिहार की चीज़ आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। हम लोग इंडिया के फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग का मतलब समझेंगे, पावर को डिवाइड करने का तरीका, सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। इंडिया का सबसे लोएस्ट लेवल पर सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, जो बिहार में हम लोग इसको पंचायत राज सिस्टम के नाम से जानते हैं, कौन क्या कैसे क्या, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। बट ये आपका एक बेस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सब्जेक्टिव जो बने, सब चीज़ SCERT की तरफ से हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे। व्हाट हैपन व्हेन सोशल ग्रुप आर इग्नोर्ड? अगर सोशल ग्रुप को इग्नोर करोगे तो क्या होगा? इफ ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, religion, language, etc. are not given respect or power, they become unhappy. आप किसी भी ग्रुप को किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, पावर नहीं दे रहे हो, वो वाला पावर नहीं, वो बालवीर वाला वो वाला पावर नहीं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो अनहैप्पी हो जाएंगे। इससे क्या बढ़ेगा? अनहैप्पीनेस बढ़ेगा। आपस में क्या होगा? फाइट होगा, टकराव होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका, द रूलिंग पार्टी इग्नोर्ड तमिल इंटरेस्ट। जो श्रीलंका के लोग क्या थे, जो रूलिंग पार्टी थे, वो इग्नोर कर रहे थे जो लोग तमिल थे, ठीक है, तमिल में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए क्या हुआ? वहाँ पे वॉर हुआ। इसी तरीके से अगर आप इग्नोर करेंगे कोई एक ग्रुप को, तो ये सारी चीज़ें होंगी, और आप अपने इंडिया में भी, लोकल में भी, कहीं पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। किसी को कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? टकराव होता है। और यहाँ पे देखना, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होता है। वो उस जाति का है, उससे कुछ मत लेना, ओवरऑल क्या होगा? देश का ही नुकसान होगा। बट समझने वाली नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। आ जाओ। Why is power
शेयरिंग इम्पॉर्टेंट, आखिर पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी अ वॉइस एंड रिकॉग्निशन इन गवर्नमेंट। डिफरेंट सोशल ग्रुप को, उसको आवाज़ का, हर ग्रुप को वॉइस मिलता है, एक स्टेज मिलता है ताकि अपना आवाज़ को बुलंद कर सके, ठीक है। दिस रिड्यूस चेंजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़, जो भी अदर कम्युनिटीज़ या किसी के बीच में टकराव होने से क्या करता है, कम कर देता है अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं। सिंपल से बात समझिए, घर पे कुछ सामान आया, आपके भाई हैं, आप बहन है, कुछ भी हो, ठीक है, ज़्यादा भाई बहन में प्यार वाला ज़्यादा होता है, कुछ भी लेके आए तो क्या होता है, अगर आप अकेले खा ले चॉकलेट तो फिर होता है ना थोड़ा देर के लिए, फिर आपको मम्मी से पड़ता है या किसी से पड़ता हो, है ना। तो अगर आप शेयर कर देते हो तो क्या वो थोड़ा बहुत के लिए 5-10 मिनट के लिए जो नाराज़गी वो रहता नहीं ना। इसी तरीके से ये भी हमारा इसी टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग हेल्प मेंटेन यूटिलिटी एंड पीस इन अ कंट्री। घर पे समझ जाओ, सिंपल सा, घर आपका कंट्री है, आप लोग हैं, कुछ सामान आया, वो आपने बांट के खा लिया तो शांति रहेगा। अगर मान लो तुमने ज़्यादा खा लिया या तुम्हारा हिस्सा कोई खा लिया, मेरा हिस्सा कौन क्यों खाया, है ना, आप जाके तकिया के अंदर चल जाओगे, रोने लगोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, फिर कोई आया मनाने, पता चला उसको लगा दिया 2-3 थप्पड़, तो वो क्या हो गया भाई साहब, पीस भी खत्म हो गया, पूरा घर फिर समझिए क्या। हाँ, इसी तरीके से देश में होता है। इट गिव ऑल ग्रुप आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट। हर ग्रुप को आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट मिलता है अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं। और हाँ, तुमको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर पूछते बिहार बोर्ड, देखो बिहार बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, आने वाले 2026 के एग्ज़ाम में मैं अभी से बता रहा हूँ कि आपके 50% तो क्वेश्चन PYQ के क्वेश्चन रहेंगे, 50%, ठीक है, लेकिन 30% जो है आपके ना न्यू क्वेश्चन फॉर्म्ड होंगे। अगर ये परसेंटेज बढ़ गया ना, तो जो लोग बस PYQ रट के जाते हैं या कोई चीज़ रट के चले जाते हैं, कोई भी गाइड नाम नहीं लूँगा, तो बंदा फंस जाएगा। इसलिए ट्रेंड को थोड़ा सा समझो, ठीक है। मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पिछले साल जिस बुक मैं बनाया था, ठीक है, जो सबको दिया था, 80 में से 62 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ बुक पढ़ लो, वो वाला काम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन न्यू फॉर्म हो रहे हैं। 30% क्वेश्चन न्यू फॉर्म होंगे इस बार, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बेस्ड टॉपिक 20%, यानी 50%। अगर तुम सिर्फ PYQ करके जाते हो भाई साहब, 50% बनेंगे ना बनेंगे, ये इसमें भी दिक्कत है। डरा नहीं रहे, अभी भी तुमको एक रियलिस्टिक में रख रहे हैं, ताकि ये ना हो रहो कि PYQ रट लेंगे काम हो जाएगा। इसलिए इस हिसाब से क्वेश्चन बना देगा। नॉर्मल बिहार बोर्ड पावर शेयरिंग क्या होता है समझ में आ गया। अगर पूछ दे कि पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप अगर ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो वो खुशी 2 नंबर, फेविक्विक नहीं रहे तो फिर भी किसी न किसी से चिपका के ज़रूर देगा। समझ में आ गया। आ जाते हैं, अर्लियर पीपल थॉट ओनली वन पर्सन और ग्रुप शुड बी हैव ऑल पावर। पहले के लोग ये सोचते थे, आज भी बहुत लोग सोचते हैं ना, कि सिर्फ एक ही के पास पावर होना चाहिए, ठीक है, किसी एक ही ग्रुप के पास पावर होना चाहिए। लेकिन दे बिलीव शेयर पावर शुड बी काउज प्रॉब्लम। वो ये सोचते थे कि पावर अगर शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी उनको गलत साबित कर दिया। आ जाते हैं डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आ जाइए, डेमोक्रेसी एंड डिवीजन ऑफ पावर। इन डेमोक्रेसी पावर इज नॉट वन हैंडेड। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या है, पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। पावर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन हैं सबके पास, कौन सा ऑर्गन, बॉडी वाला पार्ट वाला ऑर्गन नहीं, अलग अलग ऑर्गन, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके पास अलग अलग के पास अपना अपना पावर बटा हुआ है। लेजिस्लेटिव क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा, नियम बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। जुडिशरी उसको चेक करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो बनाया है क्या ये सही है, चेक करने वाला काम अपना जुडिशरी, ठीक है। ऑल वर्क एट सेम लेवल, सभी सेम लेवल पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया, है ना, अकेले लेजिस्लेटिव अपने मन से किए जा रहा है ना, नीचे वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हमारा डेमोक्रेसी क्या करता है, सबको पावर हाथ में देता है कि भाई साहब आपके पास भी पावर है, तुम्हारे पास भी पावर है, बोलो कौन सा पावर है, बताओ जल्दी से। फ़ोन देखने की पावर है, यही बोलोगे, है ना। आ जाओ, तो पावर जो है 2 लेवल पे समझ जाओ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आगे और भी आएगा, बट ठीक है बता रहा हूँ। आपसे पूछता है हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता है शेयरिंग की जगह डिस्ट्रीब्यूशन लगा दे, बस तुम फंस जाओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हॉरिजेंटल बोल देगा, डिफाइन हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बस
सब्जेक्टिव बना देगा, 2 नंबर का दोनों मिला करके पूछ देगा और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे शेयर किया जाता है पावर को, कहाँ पे, सेम लेवल, जैसे एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में पावर को शेयर किया जाता है सेम लेवल पे। याद रखना क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम लेवल। इस बात को नोट डाउन कर लो। और हाँ, और एक चीज़, मैं तुम्हें जब वीडियोस देख रहे हो तो फायदा तो पहुंचाएंगे, है ना। तुम जब ये चीज़ें लिखोगे तो फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया, आपने सिंपल सा लिखा, एक हेडलाइन बनाना, वहाँ पे लिखना हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल से ये पॉइंट लिखा, पावर शेयर बिटवीन ऑर्गन एट सेम लेवल। और ये जो सेम लेवल है ना, यही तो काम करता है आपका हाईलाइट का, इंपॉर्टेंट टैग का। तो एट सेम लेवल बंदा देख गया मतलब समझ गया, यानी सेम लेवल पे अगर पावर शेयर हो सेम ऑर्गन में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इतना देख लिया बंदा समझ जाए, पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, नो वन पार्ट बिकम टू पावर, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, सबके पास बराबर एट सेम लेवल, ठीक है, ओके। जैसे इस सिस्टम यूज इन कंट्री लाइक इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और यूएसए में इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। हाँ जी। दूसरा आता है वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम लोग देखो हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, सबसे इजीएस्ट मेथड हॉरिजॉन्टल, ऐसे यानी सब सेम लाइन पे, तो हो तो क्या, सेम एट लेवल, बस काम खत्म। इतना तो याद रखना था, बस इतनी सी चीज़ है ना, इतनी सी बात है, मुझे ये याद है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल बोले तो ये लाइन, मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेवल, 1 2 3 इस तरीके से, यानी जो यहाँ पे पावर शेयर होगा, पावर इज डिवाइडेड एट डिफरेंट लेवल, बस तुम्हें ये सेम लेवल डिफरेंट लेवल याद करना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या, वर्टिकल। यानी इसमें एग्जांपल के सेंट्रल यानी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, और ईच लेवल ऑफ आउन पावर, हर एक लेवल के पास अपना अपना पावर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुखिया के पास अलग होता है, एमपी एमएलए के पास अपना होता है, फिर धीरे 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 होता है ना, उसी तरीके से इसी पावर सिस्टम जो चलते आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। और थोड़ा अगर तुम अच्छे से समझना चाहो, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं होता। क्या होता है, एक के हाथ में नहीं होता है, यानी पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बटी जाती है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे, है ना, ओके। और एक मिनट आप लोग ये समझोगे, एक तो आपने फेडरल बोला और फेडरलिज्म, है ना। अब फेडरल का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। देखो फेडरल मतलब बेसिकली मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पावर 2 से ज़्यादा लेवल पे डिवाइडेड हो, जैसे अभी फॉर फेडरलिज्म सेम ही है, ठीक है, बट अलग अलग तरीके से मैंने समझा दिया जिसमें समझ में आ जाए, लेकिन तुमको समझ में आता कहाँ है ना, बस उसकी बातें समझ में आती है ना। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं फेडरल स्टेट के बारे में। फेडरल समझ में आ गया, फेडरल क्या होता है, जहाँ पे सिंपल सा पावर का बटा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल, ठीक है, ओके। मीनिंग ऑफ फेडरल स्टेट, अब फेडरल स्टेट का मतलब क्या होता है। अब फेडरल स्टेट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी, वेरियस इंस्टीट्यूट यूनिट सच एज स्टेट, ठीक है, both of the level of government has own responsibilities and neither can over the authority of the other and their respective domains। सिंपल सा बात है, फेडरल स्टेट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है और कोई भी एक दूसरे के पावर को ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये सिंपल सा मतलब होता है फेडरल स्टेट का, यानी सिंपल सा बराबर बराबर है भाई साहब, तुम उसके खिलाफ या वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है, ओके। आपसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल स्टेट, या मीनिंग ऑफ फेडरल स्टेट, डिफाइन फेडरल स्टेट, बस एक्सप्लेन फेडरल स्टेट। इतने सारे क्वेश्चन बना देंगे 2 मार्क्स के, और आपको आज पता हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि फेडरल स्टेट से क्या समझते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ओके, यानी फीचर्स है, या फिर ऐसा पूछ देगा कि फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट, तो आपको बताना पड़ेगा। आ जाते हैं क्या क्या फीचर्स होता है। तुमने अभी देखा कि पावर भाई साहब डिवाइड हो रहा है, तो पहला पॉइंट यही हो जाता है कि डिवीजन ऑफ पावर, पावर का क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। अगर तुमसे पूरे चीज़ याद ना हो, बाई चांस इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल याद नहीं हो रहा बंदा, तुम बस यही लिख दो ना, डिवीजन ऑफ पावर। बिहार बोर्ड में नंबर दे देगा, मैं सच बता रहा हूँ, दे देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, दे देगा। लेकिन भैया ठीक है, थोड़ा सा एलाबरेट कर दो तो ताकि उसको भी तकलीफ ना हो, है ना। तो देखो पावर
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझे? ओके, हाँ जी। दूसरा बात है दिस डिवीजन यूजली डिफाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो पावर डिवाइड होगा ये हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है, ओके, ठीक है। अ फेडरल सिस्टम रिक्वायर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। फेडरल सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो हमारा फेडरल सिस्टम की बात करें, ये रिक्वायर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ताकि कोई इसको डिस्टर्ब ना कर सके, अवॉइड ना कर सके। ठीक है, ओके। इसीलिए ड्यूल गवर्नमेंट यानी अ फेडरल सिस्टम ऑपरेट टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो इसमें ड्यूल गवर्नमेंट होता है, किसमें? फेडरल सिस्टम में, जो एक सेंटर होता है और एक आपका स्टेट होता है। समझे? ओके, चलिए। देन दूसरा पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भाई सुप्रीम होगा, सुप्रीम लॉ होगा, दोनों उसको फॉलो करेगा। ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी है, ठीक है, न्यायपालिका है, ठीक है, वो क्या करेगा? गार्जियन वाला काम करता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन वैसे आप लोग इसमें तो पूछा नहीं जाता है, पूछा तो नहीं जाता है, एक पूछता है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ पूछता है। ठीक है, अगर याद है तो फटाफट से बताना। ये आपका आगे एग्ज़ाम दोगे, आपको बीपीएससी वगैरह देना है या कोई भी खास करके बिहार के एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, एसएसटी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें एससीईआरटी बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे बीपीएससी इंग्लिश एस्पिरेंट है, वो इंग्लिश मीडियम में चीज़ें नहीं होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें 10th की चीज़ें वो लोग वापस से पढ़ रहे हैं। और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज पे वो माइंड मैप वगैरह, क्योंकि इंग्लिश की चीज़ें तो नहीं मिल रही सीआरटी, तो वो लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं क्योंकि वो लोग बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनको बिहार के बारे में ऑलरेडी जानना है। ठीक है, थोड़ा अपडेट करके ही वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर उस फील्ड में जाना चाहेंगे तो अभी से थोड़ा सा सतर्क होइए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। आगे बढ़े। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होगा, जहाँ 2 हाउस होगा, यानी 2 बाई कैमरल बोले तो दो कैमरा लगा हुआ हो नहीं यार, जहाँ पे 2 हाउस हो, जैसे लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है, बिहार बोर्ड में उतनी सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कनेक्टेड है। यहाँ जो बाई कैमरल हो गया ना, अब बताएं क्या पूछेगा कि इसमें से बाई कैमरल कौन सा है, दे देगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा आपको मालूम है, लोकसभा में कितने सीट है, राज्यसभा में कितने सीट है, कितने मेंबर है, कितने साल होते हैं, कितने इनकम तो नहीं पूछता, ये ज़्यादा कॉम्पिटेटिव वाला होगा, बट लेकिन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम है ना, वो सारी चीज़ें डिकोड में तुमको करा के रख देंगे, तुम टेंशन मत लो। जितना बिहार बोर्ड बाहर जा सकता है, ठीक है, कोशिश है बिहार बोर्ड को नस पकड़ने का, जो एग्जामिनर जिस माइंडसेट से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है दूसरा क्या, फेडरल का ये कैरेक्टरिस्टिक, इक्वल ऑफ स्टेट, सभी स्टेट को इक्वल दर्जा देना, इक्वल स्टेटस देना अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फटाफट से एक बार तुम खुद सोचो तुमको क्या क्या याद हुआ। सिंपल है भाई, पहला हम लोग फेडरल स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर करेंगे, बोलो मानोगे? हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चीज़ें लिखा हुआ होगा, हाँ जी। फेडरल वो उसमें क्या चाहिए, ताकि किस लिए लिखा होना चाहिए, ताकि कोई उसको अवॉइड न कर सके, है ना। हम नहीं मानेंगे आपका बात, वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। या आप भी कोई सी चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ आपसे उधार देता है, आप लिखवा लेते हैं, भाई साहब तुम मुकर गया, तो इसलिए चीज़ें हैं। ओके, दूसरा बात, ड्यूअल गवर्नमेंट हो, जहाँ पे 2 लेवल हो, सेंट्रल और स्टेट। दूसरा क्या होगा, सबका पप्पा जी कौन होगा, सुप्रीम पावर किसके पास होगा, सुप्रीम के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगा। ठीक है, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से कौन रिलेटेड है, जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ताकि गलत को गलत, सही को सही बोल सके। ठीक है, ओके। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होगा, जहाँ पे 2 हिस्से में बैठे होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबको इक्वल स्टेट, मतलब इक्वल दर्जा देंगे। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। होप आपको माइंड में याद हो गया होगा ये चीज़ें हैं। ठीक है, आ जाओ, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इंडिया के बारे आते हैं। ठीक है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ बताएंगे, तो सब्जेक्टिव बता दीजिएगा आप। हाँ जी, ये बिल्कुल 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो 5 नंबर बहुत बार पूछ चुका है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मैं 2 नंबर लिख के रखा, वाह बच्चा, 5 नंबर, ये 2 नंबर का मामला है। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंडर द फेडरल स्टेट इन इंडिया, पावर मेक लॉ डिवाइड इनटू 3 लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, कितने हिस्से में पावर डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। भाई साहब याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 3 लिस्ट है, सब्जेक्टिव में भी आता है। उससे पहले एक चीज़ देख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और दिमाग घुमा के रख देगा, और ये सोचोगे कि यार 80 है, उसमें से कोई ना कोई बन ही जाएगा, तो वो मत सोचो। ठीक है, क्या पता वो 80 में से कुछ क्वेश्चन न्यू फॉर्म दे दे और ये क्वेश्चन तुम छोड़ के चलेगा, इसलिए अभी समझ जाओ। ये देखो, यूनियन लिस्ट के पास राइट होता है क्या,
मेक लॉ कंट्री का। पहला बात, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंट्री का लॉ बनाने का हक या पावर या राइट किसके पास है, तो यूनियन लिस्ट के पास। याद हो गया, हाँ जी, ठीक है। स्टेट के पास क्या है, उसके पास है कि स्टेट का अपना लॉ बना ले, ठीक है, लेकिन याद रखना, ओके, एक मिनट, हाँ, स्टेट के पास क्या है, लॉ बनाने का हक स्टेट का है, लेकिन एंड बोथ ऑफ द कंट्री हैज़ द स्टेट्स एंड कंट्री एंड स्टेट हैज़ राइट टू मेक लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यानी भाई सिंपल सा बात समझो, यूनियन लिस्ट के पास अपना कंट्री का हक, कंट्री का रूल बनाने का, लॉ बनाने का हक है, ठीक है। स्टेट के पास स्टेट का हक है, लेकिन आपका ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें दोनों का हक है। और ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, ये रिसेंटली, ज़्यादा पुराना नहीं, रिसेंटली में पूछ चुका है कि कंकरेंट लिस्ट में कौन लोग लॉ बना सकते हैं। तो ऑप्शन में था बोथ स्टेट एंड आपका ये क्या हो जाएगा, कंट्री। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। यानी बोथ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट मिलकर के कंकरेंट लिस्ट चीज़ें बना सकता है। यूनियन लिस्ट कौन बनाता है, कंट्री, ठीक है। यूनियन लिस्ट के पास क्या होता है, राइट होता है कंट्री का, ये बनाए, लॉ बनाए। स्टेट लिस्ट के पास क्या होता है, आपका वाला, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यूनियन लिस्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, ठीक है, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये यूनियन लिस्ट कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, करेंसी हो गया, ये सब कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। कंकरेंट लिस्ट में जो बोथ सेंट्रल और स्टेट का हक है भाई साहब, वो लोग रूल बनाएगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड ट्रेड यूनियन। एग्जाम्पल रट लो, खास करके ये एजुकेशन, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है तो ज़्यादा पूछने के चांसेस है, तो ये पूछेगा। वैसे मैं चीज़ें तो डिकोड में कराता हूँ, बट ठीक है, स्टिल तुम लोग अभी से चीज़ को नज़र में रखो, ताकि एग्जामिनर मतलब जब कोई क्वेश्चन कराएंगे तो नज़र में आ सके, ख्वाबों में कम से कम याद आ गया क्या ये पढ़ा हुआ है, तब अच्छा लगेगा। ऐसे सब चीज़ें न्यू लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में बोल देगा कि आप सिंपल सा 3 लिस्ट का नाम बताइए, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट लिख देना, 1, 2 एंड 3, और ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, ओके। उसका स्टेट में कौन लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जाम्पल लिख देना। कंकरेंट में कौन बनाएगा, एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। ये आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं थोड़ा सा। और फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम 2 टाइप का होता है आपके एससीईआरटी में, 2 टाइप दिए हुए, क्या क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है समझते हैं। जो हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ध्यान दो, इंडिपेंडेंट स्टेट जॉइन हैंड टू हैंड फॉर्म फेडरल यूनियन। यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है ये मिलकर एक कंट्री बनाता है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव के लिए, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बोल देगा इसमें से कौन सा है, तो आप बता देना कौन सा आ जाएगा आपका, ये आपका यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दिस टाइप यहाँ पे क्या होता है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, ओके। स्टेट के पास अपना आइडेंटिटी, अपना ऑटोनॉमी होता है, और सेंट्रल के पास कम होता है। सिंपल सा बात है भाई साहब, सभी स्टेट मिलकर के एक बना दिया, ठीक है, एक फेडरल यूनियन बना दिया। ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देगा फेडरल, इसमें से कौन सा फेडरल यूनियन का एग्जाम्पल है, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या होता है, सब स्टेट बन के आया भाई, सब स्टेट बोलेगा भाई सब याद रखो, स्टेट से याद रखो कि स्टेट्स का पावर ज़्यादा रहेगा, सेंट्रल का कम रहेगा। इसी तरीके से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक लार्ज कंट्री जो डिवाइडेड है अलग अलग स्टेट एंड आपका सेंट्रल में, जैसे इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है स्टेट के मुकाबले में। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, कश्मीर इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके, स्टेट के मामले में, ठीक। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उसको बचाने के लिए, ठीक है, ओके। कोई चीज़ को स्पेशल कब बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज मोर को या फिर किसी को ले लो, टाइगर को क्यों हम लोग नेशनल ये डिक्लेयर कर दे, ताकि वो ख़त्म ना हो, है ना, उसका इंपॉर्टेंस रहे, इसीलिए कोई चीज़ को स्पेशल माना जाता है। जैसे हम है स्पेशल, है ना, आप लोग के लिए। चलिए, ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव समझ जाओ, देखो फेडरल सिस्टम में 2 मेन पर्पस होता है। पहला, टू रिस्पेक्ट रिलीजन डाइवर्सिटी, कि रिलीजन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अपना नेशन का यूनिटी को
क्या मेंटेन करना। ये दो ऑब्जेक्टिव होता है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है फेडरलिज्म का। तो आपसे हो सकता है पूछ दे कि राइट टू ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, बंदा सोचते रह जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया। इसलिए तुम याद रखो, पहला बात कि भाई साहब रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, दूसरा कि सबको मेंटेन करके रखना। ठीक है, ओके। फेडरलिज्म इज नॉट रिजिड, अगर फेडरलिज्म रिजिड नहीं होता, इट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग डिपेंड ऑन द कंट्रीज एंड सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू नीड द कंट्री। हर कंट्री अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म को मॉडिफाई करता है, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे फेडरलिज्म बिलोंग इन अमेरिका, बट कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको बताना चाह रहा है। आ जाइए, इंडियाज डाइवर्सिटी एंड वाई फेडरलिज्म इन नीडेड। इंडिया, ये भी आपके SCERT का टॉपिक है। टॉपिक के अंदर टॉपिक बना के रखो ताकि चीज़ें तोड़ तोड़ के पढ़ सके। ठीक है, ओके। चलिए, इंडिया इज़ द वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। आपको मालूम है, जोग्राफिकल के एरिया में देख लो, जोग्राफी के एरिया में देख लो, आज यहाँ पे धूप है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं जाओ ठंडी हो जाता है, कहीं जाओ बारिश हो जाता है। तो ये जोग्राफी है ना। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होता है। ठीक है, कास्ट अलग अलग, रिलीजन अलग अलग, लैंग्वेज हर 5-10 मिनट में जाओ अलग अलग लैंग्वेज आपको मिलेगा, है ना। हर 10 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो क्या इंडिया हमारा क्या वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है। इट हैज़ 20+ मेजर लैंग्वेजेस एंड 100+ डायलेक्ट। 20+ मेजर लैंग्वेजेस, ऐसे लैंग्वेजेस के बारे में आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, टू रिस्पेक्ट एंड मैनेज द डाइवर्सिटी इंडिया नीडेड डेमोक्रेटिक सिस्टम। सबको रिस्पेक्ट मिले, मैनेज हो डाइवर्सिटी, इसलिए इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो इस वाई का समझ में आ गया, है ना, ओके। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन गवर्न themselves, different group can equal opportunity and autonomy. Therefore, a federal system is the best way to maintain unity and diversity. ठीक है, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए फेडरल सिस्टम ज़रूरी होता है, ताकि क्या पावर भटके रहे और कोई आपस में टकराव ना हो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप के बीच में। होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से बोले कोई सब्जेक्टिव बना सकता है। अगर क्वेश्चन वाई ऐसा को देख लो, WH फैमिली को ज़िंदगी मत छोड़ो। ठीक है, ठीक है, कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई फेडरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट या नीडेड, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, ओके। आ जाओ, ये भी 2 नंबर के लिए आ जाइए। 2 नंबर के लिए इसको याद कर लीजिए जजमान आप लोग। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 5 नंबर हो सकता है। देखो 2, 2, 4, 9 नंबर सिर्फ एक पेज में दोनों सब्जेक्टिव। और ऐसा नहीं कि मैं बस हवा में बता रहा हूँ, PYQ के क्वेश्चन है, पलट के देख लेना। ठीक है, आ जाओ। पावर शेयरिंग के मतलब क्या समझते हैं। पावर को सिंपल सा चीज़ यार, कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग अलग लेवल पे, सोशल ग्रुप पे, इंस्टीट्यूशन पे, ताकि पूरा का पूरा कोई एक सिंगल क्या करना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, नहीं तो वो राजा वाला हाल हो गया, है ना। और प्रमोट क्या करेगा आपका ये इंक्लूसिविटी प्रिवेंट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट जो भी क्या बोल सकते उसको, लड़ाई झगड़ा उसको कम करेगा, रोकेगा, टकराव को रोकेगा। पावर शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है क्यों इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले भाई साहब क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो। अगर आपके पास ज़्यादा पावर हो गया, घर पे किसी के पास कम पावर हो गया, डेली मार होगा कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, हम तो किसको कुछ भी बोल देंगे, है ना। या फिर देखेंगे ना, जिसको घर पे सबसे ज़्यादा मतलब प्यार दुलार मिलता है, तो वो सबको मार देता है, फिर बच जाता है, क्योंकि उसको मालूम है भाई साहब कि उसको सबसे ज़्यादा लोग चाहता है ना। तो अगर पावर समय बटा रहेगा, ठीक है, किसी एक के पास में पावर नहीं रहेगा, तो क्या टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कम हो जाएंगे। स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी को क्या कराएगा, स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। अंबुजा सीमेंट का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, इतना मजबूत बन जाएगा। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उनको क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, इसलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। प्रमोट नेशनल यूनिटी को, ठीक है, क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और स्टेबिलिटी को इनक्रेज करेगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंस है पावर शेयरिंग का। क्या समझते हैं आप पावर शेयरिंग से, पावर को शेयर करते हैं, सिंपल सी बात है ना। ओके, दूसरा बात है इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। किस तरीके से, डिफरेंट वेज बताइए पावर शेयरिंग का जो आप लोग बता सकते हैं।
बहुत सिंपल सा समझा देंगे ताकि याद हो जाएगा। पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी जस्ट मैंने वहाँ जो पावर शेयरिंग बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे, एक वर्टिकल वाला हो गया, एक आपका हॉरिजेंटल वाला हो गया। हम लोग शेयर करते थे ग्रुप्स पे ताकि क्या हो सके। अच्छा वो सारी चीज़ें आई थिंक 2 बार हो गया है क्या, शायद मे भी हो सकता है। वहाँ पे भी देखो चीज़ें रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे पूछे डिफरेंट वे ऑफ पावर शेयरिंग तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हम लोग सोशल ग्रुप में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिस्ट कम्युनिटीज़ को देंगे पावर, ताकि क्या हो सके, टकराव ना हो सके कोई एक दूसरे ग्रुप के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को हर एक को पावर सिंपल सा देंगे, ठीक है। और पावर इसलिए भी देते हैं ताकि क्या गठबंधन हो सके, है ना। ओके, पावर शेयरिंग थ्रू कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं ताकि स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन गवर्नमेंट हैंडल कल्चरल एंड जो भी उनका रिलीजन इशू है उस सबको हैंडल करने का, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में देख लेते हैं। आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। अपने से मैं कुछ नहीं कराऊंगा। इंडिया वॉज अंडर फॉरेन ब्रिटिशर्स के थे, कितने साल तक थे, 200 सालों तक थे, ठीक है। इंडिया को क्या बोला जाता था, गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ से बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले मालूम है आप लोग को बाय इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, इस बात को याद रखना। कभी कभी क्या पता है यार, पूछे थे क्योंकि आपके बुक में मेंशन है ना कि इंडियन फ्रीडम एक्ट, क्योंकि कुछ कुछ एक्ट पूछता है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट है, बहुत सारा शेड्यूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछता है, हालांकि ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 1-2 ही है, बट पूछेगा, ठीक है। तो टेंशन मतलब जितना पूछेगा उतना बता ही देंगे। तो इंडियन फ्रीडम एक्ट कितना होता है, 1947। कब फ्रीडम मिला, 1947 हो गया तो याद है, क्यों टेंशन कर रहे हो, है ना। ओके, तो तभी जो है लगभग 563 प्रिंसेस स्टेट स्मॉल किंगडम में थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ विच ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मैनेज दीज स्टेट सिस्टम एंड पावर शेयरिंग रिक्वायर, ठीक है। इतने सारे स्टेट है, इसलिए एक क्या बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया ताकि पावर को शेयर कर सके, ठीक है। ओके, द कांग्रेस पार्टी विच लीड द फ्रीडम मूवमेंट, अभी का कांग्रेस पार्टी तभी का कांग्रेस पार्टी अलग था भाई साहब, ठीक है। तभी अलग था, अभी अलग है, सीधा सीधी बात है। और एक साथ में एक क्वेश्चन बता देते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कौन सा है, तो कांग्रेस पार्टी ही है, ठीक है। ओके, डेट वगैरह आएगा इससे बाद वाले जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे आएगा, आपको सब पार्टी के बारे में, सिंबल वगैरह के बारे में पूछना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम इन 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, 1956 सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म्ड हुआ था, 1946। इस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है। आ जाओ, मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट किए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कुछ को नॉमिनेट किया जाता है। अभी जब मैं बताऊँ ना राज्यसभा लोकसभा, तो यही से चीज़ें पूछ लेता है कि राज्यसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, तभी याद करोगे नहीं ना, वो जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा उस तभी बताएंगे, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज एग्जीक्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम। एग्जीक्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम से क्या समझते हैं, यानी अ फेडरल सिस्टम इज नॉट सक्सेस जस्ट बाई हैविंग इट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना काफ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, रात को बैठे दिन भर मोबाइल चला, एकदम भाई साहब मोबाइल चला लिया, फिर टाइम देख रहे हैं कि ख़त्म टाइम, अब सोच रहे टेबल पे बैठ गए गुस्सा करके, दनादन एकदम लिस्ट बना लिया, 5 बजे उठना है, 5 से 6 ये पढ़ना है, 6 से 7 वो पढ़ना है, 5 मिनट गैप ये करना है वो करना है, सुबह से लेकर के आपने तब पूरा शाम तक हर एक चीज़ का टाइम टेबल बना के दीवार में चिपका दिया। देन नेक्स्ट दिन ऐसा होगा खुद आप 10 बजे उठोगे, यानी उससे क्या ही फ़ायदा। यानी बस लिखना काफ़ी नहीं होता, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है, तभी क्या होगा, सक्सेस होगा। इसी तरीके से बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा, इसीलिए, ठीक है। इट्स सक्सेसफुल डिपेंड किस पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन वगैरह पे, है ना। कल्चरल रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद क्या होगा, कॉपरेशन अमंग ग्रुप्स, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट हो, है ना। उसके रेसिस्टेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। ओके, अगर मान लो सिंपल से समझो कि देखो एग्जीक्यूशन मोर इंपॉर्टेंट देन रिटन वर्ड, एग्जीक्यूशन काम पे लाना, इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
किसके लिखने के बजाय अगर आप लिखे नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं तो कभी नहीं करता, सीधा सीधी बात है भाई साहब कि मैं कभी नहीं करता कि मुझे ये करना, बस मैं इतना कर लेता हूँ कि आज ये है तो मुझे पूरे दिन में जब भी टाइम मिले, ऐसा कोई नहीं फिक्स नहीं कि 4 बजे बैठना 4-5 में उठना, ऐसा कुछ नहीं कि आज इतना दिन है, ठीक है, आज के दिन में या कल हम इतने इतने हमको टास्क कंप्लीट करना है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता था। जिस दिन वो टाइम टेबल लिख दिया भाई साहब, दूसरा दिन और नहीं होने वाला मुझसे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पता नहीं, अगर आपसे हो पा रहा तो ठीक है, वरना ये नहीं। ओके, अगर सिंपल से ये समझ जाओ कि पावर शेयर अगर नहीं करते तो क्या होगा भाई साहब, प्रोटेस्ट होगा, सिविल वॉर होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको और एक चीज़ें कहीं पे तो आएगा, ठीक है, आ जाओ। हाँ, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। चलिए, यहाँ पे कुछ ग्लोबली एग्जांपल दिया गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, पता चला फुल फॉर्म पूछ दे, आप लोग कान खुजाते रहेंगे कि हेलो यूएसएसआर कहाँ सुने थे, कोई तो दिखाई नहीं था। तो याद रखना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। ये क्या था, वॉज वंस अ पावरफुल फेडरल नेशन था, पावरफुल फेडरल नेशन था। क्या हुआ फिर, कुछ तो हुआ होगा। हाँ जी, हुआ ये था आफ्टर 1989, ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया सेवरल कंट्रीज में। क्यों, क्योंकि कुछ तो किया होगा। तो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कम्युनिस्ट पार्टी टू मच कंट्रोल करने लगा, वो इग्नोर करने लगा, जो रीजनल इंटरेस्ट था उसको इग्नोर करने लगा, लोकल लैंग्वेजेस को इग्नोर करने लगा, कल्चरल आइडेंटिटी को इग्नोर करने लगा, ठीक है। ओके, और इसीलिए क्या हो गया, रसिया डोमिनेंस हो गया और वो अलग ही नेशन बना दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद वॉर हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फाइनली कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो याद रखना, ऐसा पूछता है कब हुआ था सोवियत यूनियन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो 1989 भाई साहब, बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको तुम बांध के रखो कहीं पे, ठीक है। ओके, आ जाइए। उसी तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, जैसे वेस्ट इंडीज़ में और आपका नाइजीरिया में। ये भी ऑब्जेक्टिव हाल ही में आपका सेंटर पेपर में ये चीज़ें पूछा गया था कि फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज़ में पूछा गया था, ये कब क्रिएट हुआ था, कब डिसॉल्व हुआ था। तो 110% चांसेस है कि आगे आपके आने वाले एग्जाम में वहाँ आई थिंक डिसॉल्व पूछा था तो क्रिएटेड पूछेगा। बिहार बोर्ड यही माइंडसेट करता है। वो तो आप कैसे बता सकते हैं, आप जाके क्वेश्चन बनाते हो क्या? नहीं, आप लोग का क्वेश्चन हम बनाते हैं तो मुझे आइडिया हो जा रहा है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन और किस हिसाब से चीज़ें पूछ रहा है। हर एक चीज़, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, यहाँ तक कि आप लोग का जो भी मंथली एग्ज़ाम हो रहा था वो पेपर भी मैंने एनालाइज करके रखा हुआ, सारे डाटा चीज़ें हैं मेरे पास। तो भरोसा करो, जो चीज़ करा रहे करते चलो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वेस्ट इंडीज़ कब क्रिएट हुआ, फेडरलिज्म कब क्रिएट हुआ, तो 1958 ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। कब डिसॉल्व हुआ, 1962, ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है। ओके, चलिए, क्यों यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये वीक पड़ गया था, ठीक है। ओके, इसी कारण से। ओके, बस आप ये 2 पॉइंट याद रखना, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक। अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज नाइजीरिया की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। ये कब अडॉप्ट किया था, इंपॉर्टेंट है, 1950। यहाँ पे भी अलग अलग रेसियल ग्रुप थे, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पूछता है कि कब अडॉप्ट किया था फेडरलिज्म, 1950। बाद बाकी आप 1-2 बार चीज़ें देख सकते हो, वैसे चीज़ें मेंशन है, पूछेगा नहीं, मुझे इतना मालूम है 1950 तक ही सीमित रह जाएगा। फिर उसके बाद ये याद रखना, आफ्टर 1999 यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी रिलीजन एथिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता चला रहा। आपके इस चैप्टर का मतलब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही फॉर्म्ड होंगे लेकिन बन जाएंगे। इंडिया को मालूम है, आपको मालूम है, सबको मालूम है क्या कि सबका अलग अलग भाषा है, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। ओके, ठीक है। और एक चीज़, आई थिंक एक क्वेश्चन सिन्हालाज समथिंग कुछ है, PYQ में है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मुझे याद आ जाएगा तो पक्का बताऊंगा कि एक क्वेश्चन पूछता है या श्रीलंका में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोले जाता है, ठीक है। इस टाइप से है, क्योंकि श्रीलंका में 2 ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इस टाइप से कोई ऑब्जेक्टिव बनता है, दिमाग में आ रहा है बट एग्जैक्टली क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी इज़ ए नेशनल लैंग्वेज बिकॉज 40% ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी। 40% लोग हिंदी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हिंदी को आप लोग प्रमोट करें। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज टू, सब लैंग्वेज को हम लोग को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हिंदी ज़्यादा बोलते हैं इसलिए हम लोग हिंदी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये हमारी मातृ ज़बान है। वैसे तो देखो, कोई भी लैंग्वेज ऑफ, ये देखो यहाँ पे मेंशन है
पर जो देखो इंग्लिश कंटिन्यू टू यूज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज, आप जानते हैं इंग्लिश के हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांड किया था भाई जो लोग हिंदी नहीं बोलता है कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को तो हिंदी नहीं आता है ना, तो हम लोग तो हिंदी को तोड़ देंगे, तब तो नहीं है ना। तो लोग बोले ठीक है भाई साहब नहीं तोड़ना है, आप लोग सिंपल से क्या करना है कि थोड़े मोड़े जबान नहीं बोलना है, हम लोग समझ जाएंगे, आप इंग्लिश को कंटिन्यू रखिए। जैसे तमिलनाडु के पीपल है ना, या फिर आप अलग अलग जगह जाओगे तो वहाँ के लोग जब हिंदी बोलना ट्राई करते हैं तो बहुत अलग सा होता है ना। ओके, रिजल्ट में ये बना है कि बोथ हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया गया। कोई नेशनल लैंग्वेजेस वाला मसला नहीं है कि भाई साहब ये नेशनल लैंग्वेज है यही बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा मानना ये है कि भाई साहब आप जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं उतना ज़्यादा आप खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश भी आता है, आपको हिंदी भी आता है, आपको उर्दू भी आता है एंड संस्कृत आता है। जब आप कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके बीच में कुछ इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ हिंदी बोल रहे हो, अब पता चला आप ऐसे जगह खड़े हो जहाँ पे आधा लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे आप बोल के क्या कर लोगे, हाँ पंखा चल रहा, हाँ बोल रहा है इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है उसका बेटा इंग्लिश बोलता था बस इतना ही बोलेगा, ठीक है। बट अगर आप उसमें इंग्लिश ऐड करोगे, हिंदी ऐड करोगे, उर्दू वर्ड ऐड करोगे तो क्या बोलेगा, उसका बेटा बहुत अच्छा बोलता है, यानी समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं कि भाई साहब कोई एक लैंग्वेज को सीखो। मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाओगे, उस फील्ड में उस लोगों को समझा पाओगे, ठीक है। इसलिए सब भाषा सीखो, सब भाषा की इज्जत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल हमारे लीडर्स बोलते हैं कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए, ठीक है, साइन भी इंग्लिश में कर रहे हैं और इंग्लिश हटा देना चाहिए, क्या ही बोले इन सबको, ठीक है। आ जाओ 114 हमारे मेन लैंग्वेजेस है, 114 इससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से 22 को हम लोग इसमें 8 शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 शेड्यूल में हम लोग ऐड किए हैं 22 लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। दूसरा अगर आपको एक रेशियो, एक टेबल है आपके बुक का, बट ठीक है हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, उसके बाद बंगला, ठीक है। मुझे भी बंगला आता है, ठीक है, मेरे घर पे बंगला मतलब बंगाल साइड है, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस है थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से। बंगला आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आ ही जाता है, ठीक है, उर्दू आता है, ठीक है, कुछ साल थोड़ा बहुत अरेबिक, थोड़ा बहुत पर्सियन, ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस जो यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, भोजपुरी, ठीक है, बिहार, ठीक है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है ना, कहीं भी जाके चीज़ों को आप समझ सकते हैं, पता चला वो आपको कुछ बोल के चल गया, आप भी थैंक यू करते रहे, तो ये सारी चीज़ें है ना। लास्ट टॉपिक है आपका, ये याद रखना, ये शेड्यूल लैंग्वेज में 8 शेड्यूल में आता है, 114 मेन लैंग्वेजेस है, जिसमें से आपका 22 को पुट किया गया 8 शेड्यूल में, बस इतना चीज़ याद रखना। हाँ, लास्ट टॉपिक 2 नंबर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लास्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एकदम आसान वर्ड में समझो कि पावर लोकल लेवल तक देना, जैसे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से पंचायत, पंचायत से फिर म्यूनसिपैलिटीज़, यानी लोकल नीड्स के हिसाब से डिसीजन देना इजी होता है। फॉर एग्जांपल आपकी पंचायत में कोई दिक्कत है, ठीक है, आपको अब पहुंचाना है, अब डायरेक्ट जा करके बोलेगा हेलो मोदी जी आप 9 बजे आए हैं मन की बात करने, तो थोड़ा सा हम लोग का इधर गाँव वाला भी बात कर लीजिएगा, ठीक है, वो तो नहीं ना कर पाएंगे, उनके पास कैसे जाएगा, जाते जाते आपको हो जाएगा, आप पुराने हो जाइएगा, आप भूल जाइएगा हमने क्या शिकायत किया था। इसीलिए क्या आप डिस्ट्रिक्ट में के पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के पास जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या इसी तरीके से चीज़ों को पहुंच पाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल से वही बात है कि प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोअर लेवल तक जाता है। इसीलिए हम लोग अभी कौन आ रहा है, नीति आयोग है ना, नीति आयोग चल रहा है, बताओ पहले प्लानिंग कमीशन था, अब क्या चल रहा है, नीति आयोग था, ठीक है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ के पास अपना अपना है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। ओके बस आज के लिए इतना ही, होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मैं एक बार लास्ट में फिर से बताता हूँ क्या क्या आपको फटाफट से याद करना है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर MCQ है, ठीक है, ओके। यहाँ से हिंदी वगैरह का ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, बस कितना % है वही याद रखिएगा, ये MCQ हो जाएगा। ये नाइजीरिया फेडरेशन MCQ हो जाएगा, बता रहे फटाफट अभी देख लेना, एग्जाम में आके मिला लेना, ये 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये MCQ आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड कर लें, तो ये सब थोड़ा बहुत होगा तो MCQ, वरना वो भी चांस नहीं। ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फैट इज नीडेड अगर बहुत डेप्थली जाना चाहे, ठीक है, रेयर में रखो, ठीक है, अगर हुआ तो ठीक, वरना छोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट क्यों बना रहे हो उस पर, इसमें ठीक है आ गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ये 2 नंबर में बन सकता है, ठीक, ओके, ठीक,
हो गया, ये भी 2 नंबर में बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस का 1 ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाएगा। ठीक है, फेडरल यार ठीक है, कितना ठीक है बोलते हैं यार। कैरेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर में, फेडरल से 2 नंबर में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। 2-2 मार्क्स समझ जाओ, मतलब कि एक एक करके आ सकता है या कभी कभी अलग अलग करके भी आ सकते हैं। ठीक, हाँ जी इम्पॉर्टेंस 2 नंबर। ओके ओके, बस आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला वो भी बिहार की चीज़ें, पंचायत राज ऑब्जेक्टिव भर भर के आएंगे, कुछ नाम आएंगे, कुछ जगह आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ। कैसा लगा वीडियो, और अपना फीडबैक ज़रूर देना, ताकि अच्छा लगेगा कि यार करने में अच्छा लगता है जब कोई लोग मोटिवेशन देता है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो करने में भी अच्छा लगता है ना। अगर नहीं बोलोगे तो यार कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो क्या ही फ़ायदा, रहने दो, आराम से सो लो, है ना। अभी मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन बैंक बन रहा है, दिन भर रात भर उसी में कंप्यूटर में लगे रहते हैं, बट फिर भी वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। और अपना अगर लास्ट तक देख रहे हो तो एक काम कर जाना, ठीक है, क्या काम करोगे, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करने ही काम है।